covering BEGS 185 important questions for term and examination. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग. सो कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर हम सोचते हैं लॉजिकली. ओके, हाउ आप लॉजिकली. तो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है? एक प्रोसेस है जहां पे हम अप्रोच करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को लॉजिकली और सिस्टमैटिकली. अब इसके अंदर हम अपनी थिंकिंग को कैसे अप्रोच करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में, एसएसटी में और जो इंग्लिश में हमारी जो नॉलेज है पहले से, यानी जो हमें पढ़ाया गया है थ्रू आवर टीचर्स, जो हमारा पूरा वो कोर कॉन्सेप्ट है, नॉलेज है, उसको हम अप्लाई करके करेक्ट सॉल्यूशन की तरफ क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं. अब एग्जाम्पल क्या है इसका? हम कहाँ पे अपनी कन्वर्जेंट थिंकिंग अप्लाई करते हैं? जब आप एमसीक्यू सॉल्विंग करते हो तो वहां पे आपके पास मल्टीपल क्या होते हैं? ऑप्शंस होते हैं. उसमें आप अपनी जो स्टैब्लिश नॉलेज है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वो लगा के देन आप एक आंसर फाइंड आउट करते हो कि यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट है डाइवर्जेंट थिंकिंग. इसी का पार्ट है. ठीक है, यहाँ पे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग पूछा गया. डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है जहां पे हम मल्टीपल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, खाली एक सॉल्यूशन पे फोकस ना करके मल्टीपल सॉल्यूशन. अब इसका क्या एग्जाम्पल है? जब हमें टीचर क्लास के अंदर कोई डिबेट पे टॉपिक देती है ना, तो हम उस डिबेट के टॉपिक के ऊपर मल्टीपल डायमेंशन से सोचते हैं कि हम ये चीज भी ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें, ये चीज भी इंट्रो में मैं ये बोल सकती हूँ, बॉडी में मैं ये बोल सकती हूँ, और मैं अपनी डिबेट को एंड इस चीज से कर सकती हूँ. ठीक है. या कोई टीचर हमें ऐसे लिखने के लिए देता है तब भी. तो यहाँ पे क्या है? मल्टीपल एस्पेक्ट से सोच रहे हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के. तब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज करते हैं. नेक्स्ट है स्काफ फोल्डिंग. देखो, स्काफ फोल्डिंग के अंदर क्या होता है कि क्लास के अंदर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट होते हैं. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मीडियम होते हैं, है ना. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल, हम कहेंगे बिल्कुल वीक नहीं है, उनको सपोर्ट की नीड होती है ना. उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उन्हें टीचर की नीड होती है. जैसे आप देखोगे अगर टीचर असाइनमेंट करती है, असाइनमेंट देती है, ठीक है, कोई भी, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट डे कंप्लीट करके ले आते हैं, है ना. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक दो दिन बाद लेके आते हैं. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले अपने डाउट्स पूछते हैं कि क्या मैम इस क्वेश्चन में हमें यही आंसर करना है, यही इस क्वेश्चन की नीड है. तो उन बच्चों के लिए टीचर यूज करते हैं स्काफोल्डिंग मेथड. उनको क्या प्रोवाइड कराते हैं? एक सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, वो उनके डाउट्स को क्लियर करते हैं. तो उसी मेथड को हम क्या कहते हैं? स्काफोल्डिंग. अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रही हो डेफिनेशन तो मैंने बुक से लिखी है. अगर आपको इजी डेफिनेशन चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें बुकिश लैंग्वेज छाप के आनी है. जो आपको याद करने में आसान रहे वो लैंग्वेज आप. नेक्स्ट, कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग. तो कंटेंट लैंग्वेज लर्निंग कब से प्रैक्टिस में आई? जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, जब हमारे पास कंप्यूटर्स वगैरह आ गए. ठीक है. अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि लोगों का माइग्रेट. देखो ये मैंने सब बुक से लिखा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा एक्सटेंडेड है क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. मैं एक बार थोड़ा सा बता दूंगी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं. तो फर्स्ट रहेंगे 5 मार्कर रहते हैं आपके, जहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा. फिर 10 मार्कर के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको 10 मार्कर लिखने होते हैं. देन लास्ट में आते हैं 20 मार्कर. ठीक है, 20 मार्कर. तो 3 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड है एंड पूरे 100 मार्क्स का ये पेपर है. सो बैक टू द क्वेश्चन, कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग. तो कंटेंट लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है कब से जो है स्टार्ट हुई, इमर्ज हो गया? जब ग्लोबलाइजेशन आया. ग्लोबलाइजेशन आया तो क्या क्या चीजें हुई कि लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करे. ठीक है. अब माइग्रेट करने का कुछ भी पर्पस हो सकता है, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, जैसे गांव से बच्चे शहर आते हैं पढ़ने. ओके. नेक्स्ट एसेंस क्या है? CLIL का, यानी ये कंटेंट लर्निंग और इंटीग्रेटेड लर्निंग का एसेंस क्या है? इज इंटीग्रेशन इनटू सब्जेक्ट लाइक मैथ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस. पहले की जब आप बुक देखोगे ना एनसीईआरटी की, तो उसमें आपको कहीं पे भी चार्ट, डायग्राम, डाटा, ये चीजें नहीं देखने के लिए मिलेंगी. बट अब की जो बुक देखोगे आप, उसमें आपको पाई चार्ट्स भी देखने के लिए मिलेंगी, डायग्राम देखने के लिए मिलेंगी, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट, साइंस की बुक में एक्सपेरिमेंट लिखे होते हैं ना, एक्टिविटी 2.1, ये सब चीजें देखने के लिए मिलेंगी. तो ये सब चीजें कब ऐड हुई? जब ग्लोबलाइजेशन आया. इसी को हम क्या कहते हैं? कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग. इंग्लिश के अंदर भी पहले नहीं था, बट अब आप देखोगे तो बोर्ड एग्जाम के अंदर भी क्या आता है? एनालिटिकल पैराग्राफ आता है. मतलब एक आपको डाटा दे दिया जाएगा, उसको आपको इंटरप्रेट करके लिखना होता है. ठीक है. तो ये जो डाटा बेस वाली सारी चीजें हैं ये आती है कंटेंट लर्निंग एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग के अंदर, जहां पे हम इन डाटास को इंटीग्रेट करके सब्जेक्ट्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट स्पीच प्रॉब्लम. तो स्पीच प्रॉब्लम के टाइप्स क्या होते हैं? वॉइस, हियरिंग, आर्टिकुलेशन, स्टैमर. अब देखो
हर एक क्लास में एक फ्लुएंट होता है बच्चा जो इंग्लिश बोलने में काफी अच्छा होता है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलने में हेजिटेट करते हैं बट उनको समझ में आ रहा है कि सामने वाला क्या कह रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी बोलना पसंद नहीं करते या फिर उनको लो कॉन्फिडेंस रहता है। ऐसे ही जब हम स्पीच प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हर टाइप के बच्चे रहते हैं। जो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रीडिंग में बिल्कुल एकदम फास्ट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो धीरे धीरे बोलते होंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो स्टैमर करते हैं। तो उसी के टाइप है यहाँ पे। वॉइस वॉइस प्रॉब्लम किसी किसी को होती है, कोई बहुत धीरे धीरे पढ़ता है, कोई बहुत फास्ट पढ़ता है। जैसे मेरी आदत है फास्ट बोलने की, है ना। आपको 1.5 स्पीड करने की नीड नहीं है, मैं इतना फास्ट बोलती हूँ। कुछ लोग डिले कर करके पढ़ते हैं, है ना। कुछ लोगों को आपने देखा होगा ऐसे उंगली रख रख के हर लाइन लाइन पे, है ना, बच्चों को वो पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है, स्पीच प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, आर्टिकुलेशन। जब आप प्रोनाउंस कर रहे हो साउंड्स को अनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट, सॉरी अनकरेक्ट नहीं, इनकरेक्ट, यानी कि लिखा कुछ हुआ है आप बोल कुछ रहे हो। नेक्स्ट इज स्टैमर। स्टैमर करना मतलब क्या होता है, हकलाना, है ना। जब आप बार बार साउंड को रिपीट कर रहे हो, जैसे कि अगर मुझे बॉल बोलना है तो मैं ब बॉल ऐसे बोल रही हूँ। नेक्स्ट, कॉजेस क्या है स्पीच प्रॉब्लम के। अब देखो, कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं जैसे कि अस्थमा, नेसल कंजेशन। कुछ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मोनोटोन स्पीच, इन अप्रोप्रिएट वॉल्यूम। मोनोटोन स्पीच का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों की जो आदत बन जाती है ना, एक प्रॉपर उस चीज में बोलना। जैसे किसी किसी की आदत होती है बहुत स्लो बोलना, किसी किसी की आदत होती है बहुत फास्ट बोलना, जैसे मेरी है तेज बोलना। अब टीचर का यहाँ पे क्या रोल है, टीचर क्या कर सकती है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा सकती है थ्रू रिवॉर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, टीचर बोले कि भाई आपका आज का टारगेट है, आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है इन हाई पिच, ठीक है। जो बच्चे लो वॉइस में बोलते हैं, तो आपको एक क्या मिलेगी, टॉफी मिलेगी, या मतलब कुछ भी रिवॉर्ड जो है टीचर दे सकते हैं, जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और बच्चा उस चीज को सीरियसली ले। वरना ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं, जब उनको थोड़ा क्लास से डिफरेंट ट्रीट किया जाता है तो वो सोचते हैं कि हम वीक हैं, है ना, इसलिए टीचर हम पे ज्यादा ध्यान दे रही है, तो इससे उनको कॉन्फिडेंस गिरता है। नेक्स्ट है सेंसरी प्रेफरेंसेस। तो जब भी टीचर क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे होते हैं, तब बच्चे कैसे एक्टिव रहते हैं। जब टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है तो जवाब दे के, है ना। अगर टीचर को लेक्चर दे रहा है तो सुन के, है ना। ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा जा रहा है तो देख के। तो ये सब जो सेंसेस है हमारी, देखना, सुनना, टच करना, मूव करना, ये सब किस चीज के अंदर आती है, सेंसरी प्रेफरेंसेस के अंदर आती है, जो हमारे एक्टिव होना इज वेरी नेसेसरी जब भी टीचर पढ़ा रहा है। ओके, टाइप्स ऑफ सेंसरी प्रेफरेंसेस। टाइप्स क्या है, पहला विजुअल, ठीक है। विजुअल का मतलब क्या है, देखना। रिटन नोट्स हो गए, डायग्राम चार्ट्स हो गए। ऑडिटरी का मतलब है सुनना, जो टीचर बात कर रही है, डिस्कशन हो रहा है, उस चीज को सुनना। थर्ड है टेक्टाइल टच, यानी कोई एक्टिविटी कराई जा रही है, मॉडल्स बनवाए जा रहे हैं, ये क्लास में एक्टिविटी कराई जाती है, रोल प्ले वगैरह। इंग्लिश में तो रोल प्ले इज वेरी फेमस, अगर आपको नहीं पता। रोल प्ले मतलब क्या होता है, टीचर दो बच्चों को खड़ा करती है और बोलती है कि आप इसका कैरेक्टर करोगे, आप इसका कैरेक्टर करोगे, और आप एक अपने आप से स्टोरी एज्यूम करो 1 मिनट की, ठीक है, और इंग्लिश में बात करो, तो उसको हम रोल प्ले कहते हैं। नेक्स्ट इज टीचर प्रिपरेशन। Teacher preparation refers to the training, knowledge and skills teachers acquire before and during their professional practice. देखो, बिफोर कैसे, प्रॉपर कोर्सेज है, बीएड हो गया, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम क्या है, टीचर्स को प्रिपेयर करते हैं। हम नहीं, जो कॉलेजेस हैं, जो हमारा एकेडमिक प्रॉपर जो सिलेबस है, करिकुलम है, वो टीचर्स को प्रिपेयर करता है टू गाइड लर्नर्स, टू टीच लर्नर्स। नेक्स्ट है ड्यूरिंग देयर प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ड्यूरिंग कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं, और हर एक स्टूडेंट से डील करने के लिए टीचर को प्रिपेयर रहना पड़ता है ना। कुछ बच्चे शैतान होते हैं जो जल्दी से नहीं मानते बातें, कुछ बच्चे जो है सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट इन द सेंस की वो एक्टिव होते हैं, तो वो चीजें मान जाते हैं, होमवर्क टाइम पे करना, सो ऑन। देखो नेक्स्ट पॉइंट वही बोला गया कि टीचर को अंडरस्टैंड करनी चाहिए, लर्नर्स रिकॉग्नाइज करना चाहिए डाइवर्सिटी, ठीक है, कि हर बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं होता, हर बच्चा हर एक एक्टिविटी में अच्छा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि एक बच्चा जो है पढ़ने में काफी अच्छा, बट वो इन स्पोर्ट्स अच्छा नहीं है, ठीक है। दूसरा बच्चा वो पढ़ने में अच्छा नहीं है बट उसको स्पोर्ट्स पीरियड बहुत पसंद है, बिकॉज स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। Master of teaching method. Mastery of teaching method, classroom management and adapting curriculum flexibility. The purpose is to promote equity. अब जो भी हमारा करिकुलम होता है उसको टीचर्स को अडेप्ट करना चाहिए, जिससे सभी बच्चों में इक्विटी बनी रहे, क्योंकि जो भी करिकुलम होता है वो सभी बच्चों के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोलेशन। तो आइसोलेशन का मतलब होता है जब लर्नर और टीचर के बीच में लैक ऑफ कनेक्शन फील हो, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर खाली ग्रामर और वोकैब पे फोकस कर रहा है, कोई रियल लाइफ कम्युनिकेशन नहीं है बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर। अब इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि हर एक बच्चा क्लास के अंदर वोकैब में अच्छा नहीं होगा, है ना? और अगर टीचर खाली फोकस कर रहा है वोकैब के ऊपर, तो अदर जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, है ना? होता है ना क्लास के अंदर जो टीचर जो है कुछ बच्चों पे ज्यादा ध्यान देता है और कुछ बच्चों को सो उनको मतलब उन पे इतना ज्यादा फोकस नहीं देता। कुछ बच्चे पे ज्यादा ध्यान क्यों देते हैं? क्योंकि वो बच्चे ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हर एक चीज के अंदर, तो उन पे ज्यादा फोकस देते हैं, बाकी जो कुछ बच्चों पे फोकस नहीं देते। तो उससे क्या क्रिएट होता है? आइसोलेशन क्रिएट होता है, कुछ बच्चे अपने आप को आइसोलेट फील करने लगते हैं इन द क्लासरूम। एडवांटेज क्या है इसके? हेल्प्स बिगिनर टू अंडरस्टैंड बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका वोकैब वीक है और उस पर टीचर फोकस कर रहे हैं, तो उनके लिए एडवांटेज है कि भाई वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं चीजों को डीपली, ठीक है, और उनके लिए एक प्रैक्टिस क्या है? यूजफुल है। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, आप एड ऑन कर लेना, कि इससे इक्विटी प्रमोट नहीं होती है ना। नेक्स्ट, असेसिंग इवेल्युएटिंग प्रोजेक्ट वर्क। अब प्रोजेक्ट वर्क को कैसे इवेल्युएट करना चाहिए? तो पहला क्या है, प्रोजेक्ट वर्क देती कैसे है जो टीचर होती है? थ्रू प्रैक्टिकल टास्क, ठीक है। प्रैक्टिकल दिए जाते हैं, कॉलेजेस में भी हमें प्रैक्टिकल मिलते हैं, एंड जब हम छोटे रहते हैं +2 तक, तब भी हमें प्रैक्टिकल्स मिलते हैं। क्राइटेरिया क्या होता है इनका? पहला कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट, बच्चे ने अपनी क्या क्रिएटिविटी की है उस प्रैक्टिकल वर्क के अंदर या प्रोजेक्ट वर्क के अंदर। थर्ड, लैंग्वेज क्या यूज की है, प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, और कभी कभी हमें टीम में भी प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, तो हमारा टीम वर्क देखा जाता है। अब मेथड क्या होते हैं इवेल्युएट करने के? जब आप प्रोजेक्ट बना के ले आए तो टीचर्स उसको कैसे इवेल्युएट करेगा, कैसे मार्क्स देगा? तो वो है रूब्रिक स्टाइल इवेल्युएशन, जहां पे मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर आपको प्लानिंग के दे दिए, 2 नंबर आपको एग्जीक्यूशन के दे दिए, नॉलेज आपने क्या यूज किया उसके ऊपर 1 नंबर दे दिया, प्रेजेंटेशन पे 2 नंबर दे दिए। तो इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं मार्क्स। इंपॉर्टेंस ऑफ इवेल्युएटिंग टेक्स्ट बुक। किसी भी टेक्स्ट बुक को चूज करने से पहले टीचर्स क्या करते हैं? इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएशन से क्या हेल्प मिलती है कि जो बुक है वो रेलिवेंट है बच्चों को पढ़ाने के लिए, नहीं है ना? कंफर्म करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर दी गई है वो करेक्ट है या नहीं है। एनसीईआरटी छोड़ के कोई भी अगर अदर बुक से टीचर पढ़ा रहे हैं तो पहले वो पूरा इवेल्युएट करते हैं उस टेक्स्ट बुक को, है ना? हम इंडिया की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे तो नहीं, बट इंडिया की अगर हम एग्जांपल समझना चाहें, तो अगर एनसीईआरटी के अलावा कोई भी अगर अदर पब्लिकेशन की बुक लगवा रहे हैं टीचर, तो पहले उसको प्रॉपर चेक करते हैं, है ना, कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को, ऐसे करके। चेक वेदर लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन इजी है या नहीं है, जो लैंग्वेज जिस चीज से टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है लैंग्वेज से, वो चीज इजी है या नहीं है। नेक्स्ट, पेडागोगिकल वैल्यू। पेडागोगिकल वैल्यू का मतलब होता है कि जो बैक साइड एक्सरसाइज होती है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट टीचर ने पढ़ाया उसके बाद जो एक्सरसाइज और एक्टिविटीज है वो प्रमोट करें क्रिटिकल थिंकिंग या नहीं, कि बच्चा अपने आप को उस कॉन्सेप्ट में इंगेज महसूस कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उस चीज पे सोच के क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट गैप। लर्नर्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं स्टडीज में, कुछ बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम कम जो है ध्यान देते हैं पढ़ाई पे, स्टडीज पे, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फुल्ली सपोर्ट नहीं मिल पाता, इसलिए वो अपने आप को लैक फील करते हैं इन दी स्टडीज। अब जो करिकुलम है वो सब बच्चों के लिए सेम होता है ना, बट हो सकता है कुछ बच्चे जो है वो दूसरी चीज में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज। तो इसकी वजह से क्या होता है? गैप बन जाता है, इसी को हम कहते हैं इन्वॉल्वमेंट गैप। तो जो बच्चे अपने आप को आइसोलेट फील करते हैं वो उस चीज में, वो एजुकेशन के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पाते। अब यहाँ पे टीचर्स क्या कर सकती हैं? टीचर्स इंकरेज कर सकती हैं टू अडेप्ट मेथड टू रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी। यानी कौन बचा है जो अपने आप को आइसोलेट फील कर रहा है, जो अच्छे से अपने आप को इंगेज नहीं कर पा रहा इन द क्लासरूम एक्टिविटीज। एक सेकेंड, मेरी चार्जिंग खत्म हो गई लैपटॉप की। नेक्स्ट इज पुअर लिंग्विस्टिक एबिलिटी। पुअर लिंग्विस्टिक एबिलिटी का मतलब क्या होता है? कुछ लर्नर्स हैव लिमिटेड वोकैब, वीक ग्रामर और पुअर प्रोनाउंसिएशन। जैसे कि मुझको भी थी टिल 5th क्लास तक मुझे इंग्लिश से इतना डर लगता था, इतना डर लगता था, बहुत ज्यादा। फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया। कॉज क्या होता है इसके? लैक ऑफ एक्सपोजर टू लैंग्वेज, यानी कि हमने कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं होती, बोलते हुए नहीं देखा होता लोगों को। लो मोटिवेशन, हम सोचते हैं कि हमारा कोई मजाक उड़ाएगा, है ना? इसकी वजह से इन्वॉल्वमेंट गैप भी बढ़ता है, ठीक है। ये इन्वॉल्वमेंट गैप में भी हम पॉइंट डाल सकते हैं, ये वाला, बिकॉज ये 5 मार्कर का है ना, तो इसमें अगर आप और लिखोगे तो इट वुड बी बेटर। इग्नू में भर भर के लिखना मिथ है, वैसे तो भर भर के लिखना
भर भर के नहीं लिखना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही लिखना चाहिए और सही लिखना चाहिए। अब टीचर्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं बच्चों को, प्रैक्टिस उनकी इनकरेज कर सकते हैं जिससे उनकी वोकैब बढ़े। जैसे कि हमारी टीचर क्या करती थी ना, हमें 5 वर्ड्स देती थी डेली, न्यू वर्ड्स है ना, जो हम लोगों ने ज्यादा नहीं सुने हो या जिनका मीनिंग हमें नहीं पता हो। नेक्स्ट, करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अनप्रिविलेज लर्नर्स। अनप्रिविलेज लर्नर्स कौन होते हैं, ऐसे लोग जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, जिन्होंने कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज होते हुए नहीं देखा, ना पढ़ा है, जिनकी फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा वीक है इन इंग्लिश, ठीक है, या जो बैकवर्ड बैकग्राउंड से आते हैं, उनको हम कहते हैं अनप्रिविलेज लर्नर, जिनको वो प्रिविलेज ही नहीं मिली वो चीज सीखने की, ठीक है, समझने की। अब एक करिकुलम फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए अनप्रिविलेज लर्नर को, मस्ट बी एम्फसाइज इक्विटी, पहली चीज तो वो ध्यान दे इक्विटी सभी लोगों के लिए सेम हो, ठीक है, एंड ज्यादा ध्यान फोकस हो उन बच्चों को एम्पावर करने में। फर्स्ट इज एजुकेशन को प्रोवाइड कराना थ्रू बायलिंगुअल, यानी कि जो चीज हम इंग्लिश में समझा रहे हैं वो उनकी जो कॉमन लैंग्वेज है जिसमें वो बातचीत करें उस चीज में ही बताएं, जिससे उन्हें हेल्प मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे से कोई बच्चा पूछता है ना कि मैम मैं पानी पी लूं, तो मैं उसको बोलती हूँ हिंदी में नहीं बोलो, इंग्लिश में बोलो। तो नेक्स्ट डे वो उसी चीज को इंग्लिश में बोलते हैं। वो समझ क्यों पाए जल्दी, क्योंकि पहले उन्होंने हिंदी में बोला मुझसे, फिर मैंने उसको इंग्लिश बताई उसकी, तो उन्हें समझने में इजी होता है। फिर जब वो उसको इंग्लिश में बोलते हैं तो मुझे खुशी होती है कि हाँ भाई मैंने बताया तो उन्हें समझ में आया, है ना। बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। नेक्स्ट इज एड्रेस रीडीनेस गैप विद रेमेडियल सपोर्ट एंड स्काफोल्डिंग। अब स्काफोल्डिंग हमने पढ़ा ना कि टीचर क्या कराते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स को। तो डिफरेंट टेक्निक टेक्निक के थ्रू हम बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेट डाइवर्स लर्निंग स्टाइल, यानी कि हमें अलग अलग तरीके के स्टाइल्स को अपनाना चाहिए जिससे बच्चे जो है इंगेज हो उस चीज के अंदर। नेक्स्ट इज इनकरेज लर्नर्स ऑटोनॉमी बाय प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट देके। पीयर टीचिंग का मतलब होता है कि 1 to 1 जो है बच्चों पे ध्यान देना कि कौन बच्चा कितना अच्छा कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, किसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टैंडर्डाइज टेस्ट, लार्ज स्केल टेस्ट डिजाइन टू मेजर लर्नर परफॉर्मेंस। अब टेस्ट क्यों लिए जाते हैं, जो भी हमने पढ़ाया है, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाए हैं उसको टेस्ट करने के लिए कि बच्चों को कितना समझ में आया या नहीं आया। अब स्टैंडर्ड फीचर्स क्या है, यूनिफॉर्म फॉर्मेट, सभी बच्चों के लिए सेम क्वेश्चंस होने चाहिए, सेम इवैल्यूएशन मार्किंग स्कीम होनी चाहिए। एडवांटेजेस क्या है, कंपेरेबिलिटी अक्रॉस स्कूल, यानी कि सभी स्कूलों में सेम होता है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट है तो स्कोरिंग होता है। यूजफुल फॉर पॉलिसी डिसीजन एंड ब्रॉड एवेल्यूशन, यानी कि बड़े लेवल पर अगर टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं तो इवेल्यूशन में बहुत ज्यादा इजी आती है। अब पर्पस क्या होता है इसका, मेजर करना लर्नर्स की अचीवमेंट को। नेक्स्ट, क्लासरूम बेस्ड टेस्ट, जैसे कि आप देखोगे ना कि मैंने बोला ना बड़े लेवल पे कराना, अगर कोई इंग्लिश में कंपटीशन कराया जा रहा है बिटवीन डिफरेंट स्कूल्स, ठीक है, तो उसमें क्या हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा स्टैंडर्डाइज टेस्ट, कि सभी स्कूलों के लिए एक ही मार्किंग स्कीम, एक ही क्वेश्चन पेपर, ऐसे। नेक्स्ट, क्लासरूम बेस्ड टेस्ट, और क्लासरूम लेवल पे जो होते हैं, ठीक है, डिफरेंट हर क्लासरूम पे लेवल पे अलग अलग टेस्ट होते हैं, है ना। कोई टीचर कभी क्लास टेस्ट ले रहा है, कोई टीचर कभी क्लास टेस्ट ले रहा है। अब इसको कंडक्ट कौन करते हैं, टीचर्स। दे हेल्प द टीचर्स टू अंडरस्टैंड द लर्नर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब इससे टीचर्स को क्या पता चलती है, अब एक क्लास में हार्डली कितने बच्चे होंगे, 30 to 40 स्टूडेंट्स होंगे, है ना। अब उसके बीच टीचर्स को पता चल जाता है कि हाँ भी ये 10 स्टूडेंट्स हैं जो लैक कर रहे हैं, है ना, इनको ज्यादा फोकस करने की, इन पे ज्यादा फोकस करने की नीड है। नेक्स्ट, बैकवर्डनेस इन रीडिंग, सम लर्नर फेल टू कीप देयर पेस विद देयर पीयर्स इन रीडिंग। जब रीडिंग की बात आती है तो कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जो फियर करते हैं ना, क्लास में टीचर उठा देती है, बोल देती है आप खड़े होकर रीड करो, तो बच्चों में क्या होता है, डर होता है, ठीक है, कि हम बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, इसलिए बहुत से बच्चों को देखा होगा उंगली रख रख के पढ़ते हैं, है ना। अब कॉजेस क्या है, पुअर रेडीनेस, यानी कि उनको उतनी समझ नहीं है उस लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज की। नेक्स्ट, लो मोटिवेशन, लिमिट वो कैप, वीक ग्रामर। और कुछ सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, यानी उन्होंने कभी इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं देखा है बोलते हुए पढ़ते हुए। अब आईआरएस स्ट्रक्चर हेल्प करता है टू स्टूडेंट्स कि वो इस प्रॉपर ट्रैप से निकल सके। फर्स्ट है इनिशिएशन, जहां पे टीचर्स क्या कर रही है, बिगिन कर रही है द एक्सचेंज विद द क्वेश्चन। अब इसका मतलब क्या, ये देखो क्वेश्चन है, अलग से मैं यहाँ पे डालना भूल गई हूँ, ठीक है, ये बैकवर्डनेस इन रीडिंग हमारा यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है, मैंने ये छोटा सा डाला था बिकॉज कम पूछा जाता है। आईआरएस स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट है। आई स्टैंड फॉर इनिशिएशन,
जहाँ पे टीचर स्टार्ट कर रहा है अपने कोई भी टॉपिक को विद द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल 8th क्लास में टीचर ने पूछा व्हाट इज नाउन, या हम कॉलेज लेवल पे भी बोल सकते हैं, जब टीचर को कोई भी प्रोफेसर कोई भी कॉन्सेप्ट की स्टार्ट कर रहा है तो वो किससे स्टार्ट कर रहा है, क्वेश्चन से, तो उसी को हम कहते हैं इनिशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स। अब हम देखेंगे कि जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या रिप्लाई किया। थर्ड हम देखेंगे फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है कि टीचर जो भी लर्नर ने रिस्पॉन्स दिया है उसमें क्या एड ऑन करके और चीजें एड ऑन करके उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हमारे 10 मार्कर क्वेश्चन। फर्स्ट है हाउ डू टूल्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट फैसिलिटेट लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि जो टूल्स और सर्विसेज अवेलेबल है इंटरनेट पे वो कैसे हेल्प करते हैं लैंग्वेज टीचिंग के अंदर। तो टूल्स क्या अवेलेबल है ऑनलाइन, डिक्शनरीज अवेलेबल है ना, टीचर्स के लिए भी बच्चों के लिए भी। ग्रामर चेकर्स अवेलेबल है, यानी कि हमारे कोई सेंटेंस में एरर है या नहीं है वो चेक करने के लिए अवेलेबल है। ट्रांसलेशन टूल अवेलेबल है, जैसे गूगल में अवेलेबल है ना, हम किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन भी सुन सकते हैं। सर्विसेज क्या है, लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, डुओलिंगो, फोरम्स, वीडियो ट्यूटोरियल्स, गूगल। बेनिफिट क्या है इससे, बेनिफिट क्या है कि हमें ये जो टूल्स और सर्विसेज मिल पा रही है, इससे बेनिफिट क्या है, हम अपनी इंग्लिश को बेटर बना सकते हैं, है ना। सेल्फ मोटिवेशन आता है एक तरीके से, जब हम डिफरेंट डिफरेंट वर्ड सीखते हैं। इनहेंस इंटरेक्शन थ्रू चैट डिस्कशन, बोर्ड्स कोलैबोरेटिव राइटिंग। अब देखो बहुत से एप्स ऐसे हैं जहां पर हम चैट भी कर सकते हैं इंग्लिश, ठीक है, जहाँ पे एक प्रॉपर सेक्शन मिलेगा जहां पे आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंस्टेंट फीडबैक एंड ट्रैकिंग ऑफ प्रोग्रेस। अब कहीं पे फॉर एग्जांपल आपने एरर चेक करना है किसी सेंटेंस में, है ना, आपने ऐप में डाला अपना सेंटेंस और आपको उसमें एरर चेक करना है, तो तुरंत फीडबैक आपको देगा। डुओलिंगो, डुओलिंगो इंग्लिश सीखना कितना आसान हो गया, कितने ऐड आते हैं ना डुओलिंगो के। नेक्स्ट इज ESL। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ESL। ठीक है, एन इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज क्लासरूम टेस्ट, इसको हम कहते हैं। ठीक है, स्टैंड फॉर मतलब इसकी क्या फुल फॉर्म है। अब ये डिजाइन किया गया है टू मेजर स्टूडेंट स्किल, जैसे कि लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश। नेक्स्ट स्टेप्स क्या है ESL के अंदर, पहला होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि आइडेंटिफाई करता है करंट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी, यानी कि जब आप कोई मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक अंक फाउंडेशन में ज्वाइन किया था एक कोर्स इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है, तो वहां पे जब मैं फर्स्ट डे गई तो वहां पे चेक किया गया कि मुझे कितनी मेरा इंग्लिश का लेवल क्या है। ठीक है, तो बिफोर बिगिनिंग ऑफ कोर्स हम ये चीज चेक करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स चेक करते हैं कि मैंने थ्रू आउट वहां पे 6 मंथ क्या सीखा। तो एट द एंड एक टेस्ट होता है प्रॉपर। नेक्स्ट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट टू टेस्ट अचीवमेंट ऑन स्पेसिफिक मॉड्यूल। फॉर एग्जाम्पल ग्रामर का मॉड्यूल हुआ हमारा, जहाँ पे टीचर ने ग्रामर के कोर कॉन्सेप्ट समझाए, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने टेस्ट ले लिया। ठीक है, थर्ड है समिटिव असेसमेंट टू टेस्ट अचीवमेंट ऑन द ओवरऑल कोर्स, जब हमारा लास्ट में पूरा प्रॉपर टेस्ट हो रहा है। जो मेरा हुआ था इज अबाउट 100 MCQ का टेस्ट था। ठीक है, एक रोल प्ले करना था और एक स्पीच देनी थी। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट में टेस्ट हुआ था। तो ये क्या है पूरा, इसको हम किस चीज में कैटेगराइज करेंगे, समेटिव टेस्ट के अंदर, जो एंड में हो रहा है कोर्स के। अब ये जो अदर क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, बिकॉज वीडियो हो गई है बहुत बड़ी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।